सबसे पहले आपको बताते हैं ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे से आती खबर, जहां पर गुल्लर पुल के पास में देर रात एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें नोएडा से देवप्रयाग जा रहे पर्यटकों की कार गुल्लर पुल से 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई और इस हादसे में गाड़ी में सवार लोग घायल हो गए। 3 लोग गाड़ी में सवार थे जो कि नोएडा से देवप्रयाग जा रहे थे। सूचना पर एम्बुलेंस ने तीनों घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां पर उनका इलाज जारी है। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर आज अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। इसका उद्घाटन करेंगे सीएम धामी। इस सम्मेलन में 17 देशों के 60 डेलीगेट्स पहुंच रहे हैं। प्रवासी उत्तराखंडियों में सबसे ज्यादा 19 डेलीगेट्स यूएई और 10 डेलीगेट्स जापान से आए हैं। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम की तैयारियां कैसी चल रही हैं और मुख्यमंत्री धामी के पहुंचने को लेकर किस तरह से कार्यक्रम को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है, इस पर और जानकारी देंगे सुनील प्रभात फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुनील प्रभात, ये पहला अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन जो आयोजित होने जा रहा है, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री धामी 11 बजे करेंगे। इस समय की अपडेट दीजिए। कार्यक्रम की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई होंगी। आज क्या खास इस कार्यक्रम में हम देखने जा रहे हैं? देखिए कंचन, ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है और खासकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर ये पहला उत्तराखंडी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम के पीछे सरकार की मंशा है कि जो भी प्रवासी, जो भी उत्तराखंडी बाहरी देशों में अपने अपने क्षेत्रों में स्थापित हैं, उनको एक बार अपनी मातृभूमि में लौटने का मौका मिले और वो अपनी मातृभूमि के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, क्या योगदान दे सकते हैं, उसके लिए ये उत्तराखंडी प्रवासी सम्मेलन आयोजित किया गया है। मुख्यमंत्री समय समय पर इस बात का प्रयास करते रहे हैं कि जो प्रवासी अपने अपने क्षेत्रों में स्थापित हैं वो वापस लौटकर अपनी मातृभूमि के लिए भी उसके विकास में भी योगदान दें। और इसी का नतीजा है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री की इसी पहल के तहत अभी तक करीब 15 गांवों को ऐसे ही प्रवासी गोद ले चुके हैं, जो अपने अपने गांवों का, अपनी मातृभूमि का वहां पर विकास करेंगे। तो इसी के तहत आज करीब 17 देशों में जो प्रवासी उत्तराखंडी यहाँ पर रहते हैं, करीब 60 के आसपास डेलीगेट्स हैं जो कल शाम यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आज करीब 11 बजे के आसपास से इस सम्मेलन का उद्घाटन होगा और इसमें अलग अलग सेशन होंगे, अलग अलग टॉपिक्स पर इसमें बातचीत होगी, हॉस्पिटलिटी पर बातचीत होगी, वेलनेस के क्षेत्र में बातचीत होगी। और सरकार की कोशिश रहेगी कि जो प्रवासी अलग अलग देशों में स्थापित है, वहां पर अपना उद्योग धंधे कर रहे हैं, अगर उत्तराखंड के साथ मिलकर कुछ डेवलपमेंट वर्क करना चाहते हैं या अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो सरकार उनको एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म इस सम्मेलन के जरिए देने जा रही है। जी, शुक्रिया आपका सुनील प्रभात। जानकारी के लिए नजर बनाए रखिए कार्यक्रम में। वहीं आपको बताएं कि चमोली में सीएम धामी ने शनिवार को ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना का काम का निरीक्षण किया है और इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों से काम की पूरी डिटेल मांगी है। सीएम धामी ने कहा है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि साल 2026 रेल लाइन के फर्स्ट फेज का काम पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि रेल लाइन का काम पूरा होने के बाद पहाड़ की यात्रा सुगम हो जाएगी और पूरे इलाके में पर्यटन कारोबार को पंख लगेंगे। लोगों की आर्थिक मजबूती देखी जाएगी। में एक अलग प्रकार की रेल योजना है और इस रेल योजना के लिए, इसकी स्वीकृति के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, देवभूमि उत्तराखंड की जनता की तरफ से। इसका काम तेज़ी से चल रहा है, लेकिन आप सब देख रहे होंगे कि पहाड़ों के बीच से टनल बनाना और उस पर फिर सब और काम करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि 2026 तक इसका प्रथम फेज चालू हो जाएगा, 2026 के अंत तक, और बाकी काम भी तेज़ी से चलेगा। निकाय चुनाव की अब बात करेंगे, जो कि भले ही तेजी से अब रफ्तार पकड़ता हुआ देखा जा रहा हो, लगातार प्रचार का काम चल रहा हो, उम्मीदवार लेकिन एक तरह से उनके मन में डर भी बना हुआ है, क्योंकि हाईकोर्ट ने आरक्षण के मामले में निर्णय क्या दिया है, उससे उम्मीदवारों में भय है। कहीं चुनाव के बाद सब कुछ खत्म ना हो जाए। दरअसल हाईकोर्ट ने चुनाव की अनुमति तो दे दी है, लेकिन चुनाव परिणाम अपने अंतिम निर्णय के अधीन रख दिए हैं।
अब अगर चुनावी रिजल्ट के बाद चुनाव के आरक्षण को उत्तराखंड हाईकोर्ट गलत मान लेता है तो चुनाव भी निरस्त हो सकता है। हालांकि उम्मीदवार जोर शोर से प्रचार और पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन मार्च में होने वाली सुनवाई से अभी से सब डरे हुए हैं। वीरेंद्र बिष्ट हमारे सहयोगी और जानकारी इस पर देंगे। लाइव हमारे साथ मौजूद है, सीधे रुख करेंगे नैनीताल की तरफ। वीरेंद्र, देखिए, निकाय चुनाव में भले ही प्रचार तेजी से हो रहा हो, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार अपने उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं, जन जन संपर्क कर रहे हैं, लेकिन इस समय ये भी खबरें आ रही हैं कि उम्मीदवार कुछ डरे हुए हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने जो आरक्षण के मामले में निर्णय दिया है उससे उम्मीदवारों के मन में डर है। क्या आपके भी संपर्क में ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके मन में डर है, उनसे आपकी चर्चा हुई हो, क्या कुछ का उनका कहना है? देखिए कंचन, जो निकाय चुनाव लड़ रहे हैं तमाम वार्डों में या फिर जो अध्यक्ष पदों पर, उनमें असमंजस की स्थिति इसलिए बन गई है क्योंकि हाईकोर्ट ने अपना निर्णय दिया आरक्षण को लेके। हालांकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि चुनाव को इस वक्त नहीं रोका जा सकता है, लिहाजा राज्य सरकार चुनाव कराए, चुनाव परिणाम को जारी कर दे, लेकिन कोई भी अधिकार इनको जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उनको नहीं मिलेंगे और वो याचिका के अंतिम रूप से निस्तारित जब तक याचिका नहीं हो जाती तब तक कोई भी फैसला उनके हक में नहीं रहेगा या कोई भी इस तरह के वो काम कर सकेंगे। मार्च में हाईकोर्ट में सुनवाई इस पूरे मसले पर होनी है, तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार हैं वो डरे भी हुए हैं और इस बात को कह रहे हैं कि राज्य सरकार को इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट या फिर डबल बेंच में जाना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड हाईकोर्ट में अवकाश शुरू हो गया। तो जो उम्मीदवार हैं वो कह रहे हैं कि पूरा टाइम उनका खर्च हो रहा है, पैसा उनका खर्च हो रहा है, और अगर मार्च में आरक्षण का जो मुद्दा है उसको स्ट्रक डाउन अगर कोर्ट कर देता है, उसको निस्तारित कर देता है, उस याचिकाओं को स्वीकार कर लेता है, तो कहीं ना कहीं जो जीते हुए उम्मीदवार हैं उन पर असर पड़ेगा। हालांकि उनके पास रेमेडी इस बात की रहेगी कि कोर्ट में वो अपनी दलील दे सकते हैं क्योंकि वो जीते हुए उम्मीदवार हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर जो उम्मीदवार हैं वो डरे हुए हैं। कई उम्मीदवारों से हमारी बातचीत हुई थी, उनका यह कहना था कि जो कोर्ट का फैसला है वो कहीं समझ से परे है, क्योंकि अगर चुनाव को रोकना था तो इसी वक्त को कोर्ट को रोक लेना चाहिए थे। आरक्षण को अगर गलत मान रही है तो कोर्ट को अभी फैसला दे देना चाहिए था। हालांकि कोर्ट इस बात को कहती है कि जो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट के नियम है, उसके आधार पर बीच में उसको नहीं रोका जा सकता है। हालांकि जब सुनवाई इस पूरे मसले पर हुई थी तो लगातार 5 दिन तक हमने भी इसको कवर किया, तो राज्य निर्वाचन आयोग ने भी माना, राज्य सरकार ने भी माना कि कई सीटों पर आरक्षण का मुद्दा गलत हुआ है। हालांकि जो हल्द्वानी है, अल्मोड़ा है, इन सीटों के आरक्षण का मामला भी फंसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो मार्च में सुनवाई होगी तो उससे इनका भविष्य का फैसला हो सकेगा। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से उम्मीदवार प्रचार कर रहे हैं, जीत भी जाएंगे, तो हाईकोर्ट जब तक अपना अंतिम निर्णय नहीं देगी तब तक जो इनकी जीत है वो जीत नहीं मानी जा सकती है। कंचन, शुक्रिया आपका वीरेंद्र बिष्ट जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को चमोली के कर्णप्रयाग के निकाय चुनाव के लिए प्रचार के लिए पहुंचे। यहां पर सीएम धामी ने पहले रोड शो किया, जिसके बाद उन्होंने जनसंपर्क किया, लेकिन रोड शो में उनके साथ भारी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। सीएम धामी ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंच के देखिए पैदल मार्च किया है, पीछे उनकी भारी भीड़ नजर आ रही है। बीजेपी और सीएम धामी के नारों के बीच में ये रोड शो पूरा संपन्न किया गया। पूरे शहर का चक्कर लगाने के बाद जनसभा का आयोजन किया गया। सीएम धामी को सुनने ठंड के बावजूद भी देखिए बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे। मुख्यमंत्री धामी ने लोगों से बीजेपी को वोट देने और प्रत्याशी को जिताने की अपील की है, ताकि ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ काम हो सके। आपका ये उत्साह देखकर, आपका ये जोश देखकर साफ पता चल रहा है कि आप सब लोगों ने यहां कर्णप्रयाग पालिका से गणेश शाह को और गौचर से अनिल नेगी को जिताने का फैसला कर लिया है, कमल खिलाने का फैसला कर लिया है। आप सभी का आज आशीर्वाद और समर्थन मांगने के लिए आप सबके बीच में आया हूं, क्योंकि जब देश और प्रदेश के साथ साथ निकायों में भी भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार होगी तो काम 3 गुना तेजी से होंगे और इस क्षेत्र के विकास को नए पंख लगेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही बाबा केदार की भूमि से कहा था
कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उत्तराखंड निकाय चुनाव में भले ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का अभी तक कोई प्रोग्राम फिक्स नहीं हुआ हो, लेकिन बीजेपी की लिस्ट में बतौर स्टार प्रचारक उनका नाम जुड़ जाने से बीजेपी और कांग्रेस में सियासी बहस तेज हो गई है। निकाय चुनाव के लिए उत्तराखंड बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है, उनमें एक नाम यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी है। बीजेपी मुस्लिम बाहुल्य हल्द्वानी समेत कुछ सीटों पर उनका कार्यक्रम लगा रही है। यही बात कांग्रेस को हजम नहीं हो रही। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उन्होंने कहा कि बीजेपी डरी हुई है, इसलिए सांप्रदायिकता का कार्ड खेल रही है। भाजपा ने जो है प्रदेश से बाहर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी स्टार प्रचारक बनाया, तो भाजपा डरी हुई और सहमी हुई है। उसको लगता है कि वो चुनाव हारेगी। सिर्फ सांप्रदायिकता का खेल खेल करके जो है चुनाव जीतने का जो मंसूबा भाजपा का है वो पूरा नहीं होगा। काठ की हांडी एक दो बार चढ़ती है, बार बार नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी को अपने राज्य के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है कि उसके सारे निकाय चुनाव में उसकी वैतरणी पार हो रही। इसीलिए जो है योगी आदित्यनाथ जी को भी बुलाया जा रहा है, अन्य केंद्रीय नेताओं को भी बुलाया जा रहा है, और योगी आदित्यनाथ जी को तो ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए उत्तराखंड भाजपा बुला रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि योगी आदित्यनाथ के बहाने कांग्रेस जानबूझकर मुसलमानों को भड़काने का काम कर रही है। और योगी जी के आने के बाद जो यहाँ का देवतुल्य पक्ष है, जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है, उसके अंदर भी एक जागृति खड़ी होती है। तो क्या योगी जी के आने से मुसलमानों को कांग्रेस एक प्रकार से भड़काने का प्रयास कर रही है? इस प्रकार का माहौल बना का जब तक कांग्रेस ने देवभूमि के अंदर काम किया है, कांग्रेस यहाँ पतन की ओर गई है। नगर निगम की हल्द्वानी जैसी कई सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में है। सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा कराकर बीजेपी इन सीटों पर अपनी जीत पुख्ता कराना चाहती है, तो कांग्रेस को डर है कि वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो सीट उसके हाथ से निकल सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। कोटद्वार से खबर, जहां पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने एक विवादित और आपत्तिजनक बयान दिया, जो कि अब वायरल हो रहा है, जिससे कोटद्वार का राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया है। कोटद्वार की सामान्य सीट पर कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी को उतारा है, जिस पर तंज कसते हुए सुबोध उनियाल ने कहा है कि कांग्रेस में कोई मर्द नहीं बचा है, इसलिए महिला को मैदान में उतारा गया है और कांग्रेस ने पहले ही हार मान ली है। कांग्रेस प्रत्याशी रंजना रावत ने इसे महिलाओं का सीधा सीधा अपना अपमान करार दिया है और कहा है कि स्पीकर ऋतु खंडूरी के विधानसभा क्षेत्र में ऐसी बात करना और शर्मनाक है। देखिए, पहली हार तो कांग्रेस ने वहां पर मान ली। कांग्रेस को कोई मर्द मिला ही नहीं भाई के काम कांग्रेस की जितनी हिम्मत नहीं की जो लोगों ने, ये कांग्रेस की बहुत ही उनकी सोच बताती है, भारतीय जनता पार्टी की सोच बताती है कि वो महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं वो, और आज इस तरीके के बयान करके उन्हें पूरी नारी शक्ति को शर्मसार किया है और बहुत दुख की बात है कि इस प्रकार की सोच इनकी है। कांग्रेस के पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे और शैलेंद्र रावत जी ने 2 बार यमकेश्वर से चुनाव लड़ा और दोनों महिला प्रत्याशियों से हारे, तब उनको शर्म नहीं आई, तब उनकी मर्दानगी कहाँ गई थी? कांग्रेस देहरादून में उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल का मस्जिद के गेट के बाहर पहुंचकर प्रचार का जो वीडियो सामने आया है, उससे लगातार सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी काफी हमलावर हो रही है इस समय कांग्रेस के ऊपर। बीजेपी का कहना है कि जुम्मे की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करने वाली कांग्रेस को इसका भी जवाब देवभूमि की जनता देगी, तो कांग्रेस उसे बेवजह का मुद्दा बता रही है। आप देखिए इस पर यह रिपोर्ट। निकाय चुनाव प्रचार खत्म होने से 10 दिन पहले और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पर ये वीडियो सामने आया है। निकाय चुनाव प्रचार का ये वीडियो देहरादून में पलटन मार्केट मस्जिद का बताया जा रहा है।
जिसमें कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल मस्जिद के गेट पर हाथ जोड़कर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। वीडियो शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद का बताया जा रहा है, जब मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं तो वीरेंद्र पोखरियाल के समर्थक देहरादून को बचाने के लिए कांग्रेस का मेयर लाने की बात कर रहे हैं। राजधानी में कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार का वीडियो वायरल हुआ तो बीजेपी को निकाय चुनाव के बीच में हमले का बड़ा मौका मिल गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक देवभूमि की जनता तुष्टीकरण बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, कांग्रेस ने हर चुनाव में तुष्टीकरण की सीमाएं लांगी हैं। कभी जुम्मे की छुट्टी, फिर मुस्लिम विश्वविद्यालय, और आज जुम्मे के दिन वोट के लिए मस्जिद के अंदर मत्था टेकना ये प्रदर्शित करता है कि देवभूमि के स्वरूप में कांग्रेस का दृष्टिकोण क्या है। और मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार का दृश्य कल था, वो दृश्य सिद्ध करता है कि कांग्रेस आज भी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ही इस राज्य के अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण का जो प्रभाव है। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हरीश रावत सरकार में जुमे की छुट्टी की बात की तो फिर 2022 में उत्तराखंड में मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात, जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। ऐसे में निकाय चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार के मस्जिद वाले वीडियो को बीजेपी ने मुद्दा बनाया है। पूर्व सीएम हरीश रावत के मुताबिक ये बीजेपी का डर है। तो जो है 3 मंदिरों में गए तो ये भी तुष्टीकरण लगना चाहिए। तो ये देखिए, जब आप चुनाव प्रचार करते हैं तो हर जगह जहाँ लोग हैं वहाँ मिलते हैं। ये भाजपा का दृष्टिकोण है, उनके दृष्टिकोण में हिंदू मुसलमान ही है, बाकी कुछ है नहीं। वीरेंद्र पोखरियाल की लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, इसलिए उनको कुछ न कुछ ऐसा नैरेटिव गढ़ना है जिससे उनके पांव जमीन पर टिक सके। चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन यहाँ तो देवभूमि का सम्मान बचाने की बात करने वाली बीजेपी ने मस्जिद में प्रचार के वीडियो को कांग्रेस की देशव्यापी सोच से जोड़ दिया है। ऐसे में कहीं ऐसा न हो कि जुमे की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद कांग्रेस को निकाय चुनाव में मस्जिद वाले वीडियो का बड़ा नुकसान भुगतना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस ने पिथौरागढ़ में एक चुनावी सभा के साथ रैली भी निकाली और इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व सांसद प्रवीण टमटा सहित कई नेता मौजूद रहे। चुनावी सभा में बोलते हुए कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि बीजेपी निकाय चुनाव में मैदान में जरूर उतर रही है, लेकिन उनके पास जनता का कोई मुद्दा ही नहीं है। यही वजह है कि आज भी बीजेपी धर्म के आधार पर वोट मांग रही है, लेकिन अब जनता इन मुद्दों को समझ गई है, इन मुद्दों से उब गई है और इसीलिए कांग्रेस के पक्ष में वोट करेगी। ये क्या हो रहा है प्रदेश में, जो बीजेपी केवल हिंदू मुसलमान के दंगे कराकर या हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट कर सत्ता में आती है, लेकिन उनके पास ना डेवलपमेंट का एजेंडा है ना शांति का एजेंडा है। वो केवल और केवल नफरत की बात करते हैं और उनके कार्यकर्ता बलात्कार, हत्या और पेपर लीक जैसे घोटालों में शामिल हैं। उधर उत्तराखंड के कृषि निदेशक द्वारा कोई 2 दशक से जलागम निदेशालय में डेपुटेशन में काम कर रहे अपने 10 अफसरों को वापस बुलाने में चिट्ठी लिखने के 48 घंटे के बाद भी अब हलचल जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच 2015 की एक सरकारी चिट्ठी सामने आ गई है, जब हरीश रावत सीएम थे। 10 साल पुरानी चिट्ठी में डेपुटेशन के साथ ही विभागीय मर्जर का जिक्र है, लेकिन पूर्व सीएम रावत ने अपने कार्यकाल की कथित चिट्ठी पर ही सवाल उठा दिए हैं। अपनी स्क्रीन पर इन 2 सरकारी चिट्ठियों को देखिए। एक चिट्ठी 48 घंटे पहले कृषि निदेशक ने लिखी है, जिसमें 10 अफसरों का जिक्र है जो 18 से 20 सालों से जलागम विभाग में डेप्यूटेशन पर काम करने गए थे, लेकिन लौट कर आए नहीं। अब इस दूसरी चिट्ठी को देखिए। 2015 में तत्कालीन प्रमुख सचिव राधा रतूड़ी ने लिखी है। इस चिट्ठी में कहा गया है कि ऐसे अफसर जो डेप्यूटेशन पर आते हैं लेकिन उनको तनख्वाह में अगर फायदा नहीं होता तो ऐसे अफसरों की सेवा को दूसरे विभाग में मर्ज कर देना चाहिए। ये चिट्ठी तब लिखी गई थी जब मुख्यमंत्री हरीश रावत थे। पूर्व सीएम रावत 10 साल पुरानी चिट्ठी पर हैरानी जता रहे हैं। उनका कहना है कि मर्जर आसान नहीं होता और जलागम जैसे विभाग से कर्मचारी लौटने को आसानी से क्यों तैयार नहीं होते, ये खोज का विषय है।
देखिए, जब तक जलागम के कामों की और उसके तहत जो क्रियान्वयन होता है उसका बहुत क्लोज मॉनिटरिंग ना हो, तो ये विभाग जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। राज्य के लिए बड़ा चिंता का विषय है और जलागम के कामों की निरीक्षण के लिए एक थर्ड पार्टी पब्लिक ऑडिट होना चाहिए। हर जगह पब्लिक ऑडिट सिस्टम खड़ा किया जाना चाहिए। जब तक वो सिस्टम खड़ा नहीं होगा तो ये चेक नहीं हो सकता जलागम में जो भ्रष्टाचार है। इसीलिए जो जलागम में आया वो उसी में लिपट करके रह गया। और संबंधित विभागों की सेक्रेटरी में भी ये काम होना, ताकत होनी चाहिए कि भाई तुम नहीं आओगे वापस, तो डेपुटेशन ज्यादा से ज्यादा एक बार रिपीट होना चाहिए। इतने पीरियड के लिए डेपुटेशन पर गए हैं और यदि वो नहीं आ रहे हैं वापस तो फिर उनके ऊपर डिपार्टमेंटल कार्रवाई का अधिकार तो जो है सेक्रेटरी को है ही है। दरअसल सरकारी विभागों में डेप्यूटेशन यानी एक विभाग से दूसरे विभाग में थोड़े समय के लिए जाना सरकारी प्रक्रिया का हिस्सा है। अमूमन तजुर्बे और सैलरी में फायदे के लिए डेप्यूटेशन आकर्षित करता है, लेकिन कई बार कर्मचारी सैलरी या करियर में कोई फायदा नहीं होने पर भी डेप्यूटेशन के लिए लाइन लगाते हैं और सालों बाद भी मूल विभाग में लौटना पसंद नहीं करते। ऐसे विभागों को सरकारी कॉरिडोर में मलाईदार विभाग कहा जाता है। अब मेरे भी संज्ञान में आया है और कि विभाग में कई वर्षों से लोग प्रतिनियुक्ति पर आए और कई वर्षों से जमे हुए हैं और कई अधिकारी उसमें ऐसे भी हैं जो 20-20 साल से भी जमे हुए हैं। ये भी हमारी जानकारी में आया है और हमने उचित स्थान पर बात भी रखी है। निश्चित रूप से हमारी सरकार इसके प्रति गंभीर है। डेप्यूटेशन के चक्कर में कई विभाग कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे हैं। वहीं जलागम सरीखे कुछ विभागों में काम कम और कर्मचारी अफसर ज्यादा हो गए हैं। सरकार का फोकस कृषि और उद्यान पर है, इसलिए अपने अफसरों को वापस बुलवाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा, ये बड़ा सवाल है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। खबर नैनीताल से है, जहां पर मौसम खराब है और रात में बारिश और जमकर बर्फबारी हुई है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे खराब मौसम की, तेज बर्फबारी की, और इससे तापमान भी काफी ज्यादा गिर गया है। ठंड इलाके में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 6 बजे स्नोफॉल नैनीताल में।